मेरा नाम डॉक्टर सूरज पटेल है और मैंने 2021 से तैयारी शुरू की यूपीएससी की। 5वें अटेम्प्ट में पहली बार मेरा प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू भी निकला और इसी साल मैंने यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया साथ में ही। और यूपीएससी में मेरी जो रैंक है वो 673 है और दूसरी तरफ यूपी पीसीएस में जो मुझे पोस्ट अलॉट हुआ है वो असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स अलॉट हुआ है। क्यूईपी ने काफ़ी हेल्प किया आपको। क्यूईपी के साथ में जो 1 पेजर नोट्स की बुक भी आती है हमारी, उससे भी हेल्पफुल रहता है काफ़ी, क्योंकि कंसोलिडेटेड एक ही बुक में सारी चीज़ें एक पेज में दे दिया है। और साथ साथ जो हमारे पावर पेजेस हैं वो तो फिर से आ ही चुके हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले यह भी सही वह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो जब भी मैं लो फील करता था तो मैं इस कविता को मन में दोहराता था। तो अगला क्वेश्चन सूरज आपसे ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग में क्या बेसिक मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक सी होती हैं, लेकिन अगर उनका ध्यान रखा जाए तो मार्क्स को इम्प्रूव किया जाता है? बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें बताइएगा। तो पॉडकास्ट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे और उन पॉडकास्ट में हमारे जितने भी टॉपर्स होते हैं वो अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं, अपनी प्रिपरेशन का तरीका बताते हैं। लेकिन आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है ये काफी स्पेशल होने वाला है। क्यों? ऐसा क्यों है भाई? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे साथ जो टॉपर इस टाइम पे मौजूद हैं उन्होंने यूपी पीसीएस का एग्जाम दिया है और उसका भी एग्जाम उनका क्वालिफाई हुआ है। साथ साथ यूपीएससी का जो एग्जाम दिया है वो भी क्वालिफाई हुआ है। यानी एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पर आपको यूपीएससी के एस्पिरेंट्स और यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स दोनों को कुछ ना कुछ आइडिया मिलने वाला है, कुछ कुछ इनसाइट्स मिलने वाला है। तो आप सभी लोग इस पूरे पॉडकास्ट को शुरुआत से अंत तक पूरा देखिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस जो कि आपके मन में चल रहे हैं उन सबका आंसर आपको मिलने वाला है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सूरज पटेल और इनसे जानेंगे इनकी स्ट्रैटेजी के बारे में और इनके प्रिपरेशन के तरीके के बारे में। आपका स्वागत सर। थैंक यू सर। डॉक्टर सूरज, आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप अपने बारे में बताइए। ये क्वेश्चन तो हर इंटरव्यू में आपसे पूछा ही गया होगा इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सूरज पटेल है और मेरी जो स्कूलिंग हुई वो हिंदी मीडियम में हुई और सरस्वती विद्या मंदिर से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की थी। उसके बाद से मैं मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है ग्रेजुएशन में, जो कि मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से किया था। और मेरा जो एमबीबीएस है वो 2021 में पूरा हुआ और फिर मैं यूपीएससी की तरफ मेरा जो है वो रुझान धीरे-धीरे आया और मैंने 2021 से तैयारी शुरू की यूपीएससी की। मैंने टोटल 5 अटेम्प्ट दिए और 5वें अटेम्प्ट में पहली बार मेरा प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू भी निकला और इसी साल मैंने यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया साथ में ही। और यूपीएससी में मेरी जो रैंक है वो 673 है और दूसरी तरफ यूपी पीसीएस में जो मुझे पोस्ट अलॉट हुआ है वो असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स अलॉट हुआ है। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम्स मेरे लिए इसी साल सक्सेसफुल रहे। तो ये मेरी जर्नी रही पूरी तैयारी की। मतलब ये वाला साल आपके लिए बहुत ही शुभ रहा है। सर कहें तो शुभ रहा है ये साल। और मार्च का महीना, 6 मार्च को यूपीएससी का रिजल्ट आया और 29 मार्च को हम लोग मेंस लिख रहे थे 2025 का यूपी पीसीएस का। उस रात ही यूपी पीसीएस का भी रिजल्ट आया। तो वो मार्च का महीना और ये पूरा साल अच्छा ही जा रहा है अभी तक। और आगे भी लाइफ आपकी अच्छी ही जाए। थैंक यू सर। तो अब मैं आपसे कुछ स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो कि हर एस्पिरेंट अपनी जब तैयारी स्टार्ट करता है या फिर जितने भी एस्पिरेंट तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं और इस प्रिपरेशन फेज में हैं, तो उनसे उनके दिमाग में क्या क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस क्या चाहते हैं ऐसे टॉपर्स से जो कि उस फेज से निकल चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि आपने यूपीएससी भी क्वालिफाई किया है, यूपी पीसीएस का एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, इन दोनों एग्जामिनेशंस में टफ कौन सा लगता है और क्यों ऐसा है? सर अगर टफनेस की बात की जाए, डिफ़िकल्टी की बात की जाए तो ज़ाहिर-सी बात है यूपीएससी का जो एग्ज़ाम रहा वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि आप प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों फ़ेज़ पे अलग-अलग लेवल की डिफ़िकल्टी फ़ेस करते हो। प्री में आप देखते हो क्वेश्चंस की अनप्रेडिक्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है आज के टाइम पे। नेक्स्ट उसके बाद सर वो सिलेबस से आएगा कि नहीं वो क्वेश्चन प्री में, ये थोड़ा-सा डाउटफुल रहता है, जैसा इस साल का भी पेपर रहा। बिल्कुल। फिर मेंस आता है। मेंस में अगर यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी बड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस पे फोकस करती है। वो आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस देगी, उनको एनालाइज करने को बोलेगी। दूसरी तरफ यूपीएससी यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े स्टैटिक से होते हैं, वो रिपीट ज़्यादा होते हैं, उनका बधा-बधाया सा पैटर्न है। आपने पढ़ लिया तो आपको 18 क्वेश्चन तक भी कई बार मिल जाते हैं कुछ-कुछ पेपर्स में। और यूपी पीसीएस कई बार करता है कि यूपीएससी के ही पीवाईक्यूज़ को उठा के अपने पेपर्स में पूछ लेता है। तो मेंस में भी अगर देखा जाए तो यूपीएससी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और यूपी पीसीएस जो है वो थोड़ा आसान पड़ता है। फिर आप इंटरव्यू में जाएँगे,
इंटरव्यू में अगर बात की जाए तो नंबर ऑफ बोर्ड मेंबर्स जो है सर वो यूपीपीसीएस में सिर्फ 4 हैं, जबकि दूसरी तरफ यूपीएससी में आप जाओगे तो 5 बैठेंगे, 5 लोग होंगे तो वो 5 लोग 5-5 क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो आपके आधे घंटे जाते हैं। यहाँ अगर इंटरव्यू का ड्यूरेशन बात की जाए तो 4 मेंबर्स में मोटा-मोटा 5 क्वेश्चन आता है, वो 15-20 मिनट में खत्म हो जाता है। और जो क्वेश्चंस की डिफिकल्टी है, वो यूपीएससी में नेक्स्ट लेवल पूछी जाती है। सिचुएशनल क्वेश्चंस, अवेयरनेस के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और यूपीपीसीएस में थोड़ा बधा-बधाया सा क्वेश्चन ही रहता है। आपको मतलब आप पहले से फाइंड आउट कर सकते हो, आप चैट जीपीटी का यूज़ कर लो और बाकी चीज़ें सोर्सेज़ जो हैं, तो आपके डेफ से वो निकाल के कुछ क्वेश्चंस प्रेडिक्ट कर सकता है, जो आप ईज़िली तैयार कर सकते हो और उसके अच्छे आंसर आप मेन इंटरव्यू में दे सकते हो। तो इस तरीके से मैं कहूँगा कि यूपीपीसीएस और यूपीएससी में डिफिकल्टी की बात की जाए तो यूपीएससी ज़्यादा डिफिकल्ट है। राइट। तो सूरज, जैसे आपने यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों क्वालिफाई किया है, लेकिन जी। क्या ऐसा था कि आप सिर्फ शुरुआत में यूपीएससी की तरफ ही फोकस थे, बाद में आपको लगा कि यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप शिफ्ट हुए? क्योंकि ये क्वेश्चन हर एस्पिरेंट के मन में रहता है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। सर ये बात एकदम सही है कि मैंने जब तैयारी की थी तो एज़ ए डॉक्टर हम थोड़े एलीट बैकग्राउंड से जब आ रहे हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन हाई होता है कि हम यूपीएससी निकालें। फिर लगातार बैक टू बैक 4 प्रीलिम्स जब मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि मुझे एक प्लान भी देखना चाहिए साथ में और सिलेबस यूपी-पीसीएस का भी सेम है और यूपीएससी का भी सेम है। ये लगभग 90% ओवरलैप करता है। तो मैंने यूपीएससी के साथ-साथ यूपी-पीसीएस का भी एग्ज़ाम देना शुरू किया था और 2025 जो 2024 वाला एग्ज़ाम था, वो 2025 में हुआ यूपी-पीसीएस का। तो मैंने उसकी प्रीलिम्स की तैयारी की, उसके साथ मैंने यूपीएससी का भी एग्ज़ाम दिया, दोनों के प्रीलिम्स एक साथ निकले और सिलेबस सेम था, कंटेंट सेम था और मैंने सेम कंटेंट को रिवाइज़ करके दोनों एग्ज़ाम दिए। तो सूरज, आपसे एक और क्वेश्चन ये वाला है, जो कि हमारे नए जो एस्पिरेंट हैं, अभी पहला साल है उनका प्रिपरेशन करने का, तो उनकी तरफ से क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप की जो प्रिपरेशन का फेज रहा है, सक्सेस का फेज रहा है, इसको पूरी तरीके से आप इरेज कर दें, जी। तो आप 12 महीने के अंदर यूपीएससी का एग्जाम या फिर यूपीपीसीएस का एग्जाम अगर क्लियर करना है, तो आपके क्या स्टेप्स होंगे? सर पहले तो मैं मेंस की तैयारी पे फ़ोकस करूँगा, क्योंकि प्रीलिम्स बाई चांस आप किसी तरीके से क्वालीफ़ाई हो जाते हो, तो मेंस एक बहुत बड़ा बर्डन होता है। वो 90 दिन के अराउंड अगर आपको क्वालीफ़ाई करना है, तो अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, आपको टेस्ट सीरीज़ लिखनी है, सारी चीज़ें रिवाइज़ करनी है, फिर मेन एग्ज़ाम में लगातार 4 दिन जाके लिखना है। तो मैं शुरू के 6 महीने केवल मेंस पे फ़ोकस करूँगा। मैक्सिमम जीएस के सब्जेक्ट अगर यूपीएससी में कर रहा हूँ, तो ऑप्शनल भी ट्राई करूँगा 50% कंप्लीट हो जाए। फिर नेक्स्ट जो 3 महीने आएँगे, उसमें मैं मेंस प्लस प्री थोड़ा-थोड़ा पढ़ता रहूँगा, ऑप्शनल को फर्निश करूँगा। नेक्स्ट लास्ट के 3 महीने मैं प्री पे ध्यान दूँगा। ये मेरी स्ट्रेटजी होगी और साथ में मैं सर जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, उनको न्यूज़पेपर से ट्रेस करता रहूँगा कि क्या चीज़ें मेरे सिलेबस से मैच कर रही हैं, उनको किस तरीके से मैं आंसर्स में यूज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये उठता है एस्पिरेंट्स की तरफ से, मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस पूछूंगा वो एस्पिरेंट्स के से ही क्वेश्चंस जो है वो बना के मैं लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जितने भी एस्पिरेंट यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपने घर में बैठ के तैयारी कर रहे हों, चाहे वो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के तैयारी कर रहे हों, लेकिन वो सबसे बिगेस्ट ऐसा लाई कौन सा है जो कि एस्पिरेंट्स जो होते हैं इनको बताया जाता है, फिर उनको पता होता है, फिर वो ऐसा सोचते हैं, ऐसा बिगेस्ट लाई क्या है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस? सर ये जो एग्ज़ाम है, ये बड़ा डिमांडिंग एग्ज़ाम है। आप अगर डेढ़ 2 साल तैयारी नहीं करते हो, लग के तैयारी नहीं करते हो, आप पूरे टाइम लगे हुए हो, लगभग 6 से 8 घंटे डेली दे रहे हो, तो इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना बिना कंसिस्टेंसी के थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे भी बच्चे आते हैं जो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो डेढ़ से 2 साल मिनिमम तैयारी करके आए होते हैं। वो अपने अंडर ग्रेजुएशन के साथ ही कर रहे होते हैं, लेकिन उतनी तैयारी तो है। मैं बहुत लोगों से मिला, आपके सामने वो आएगा कि मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया, 6 महीने मैंने तैयारी की, अभी हो गया। मगर बैकग्राउंड में वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं। वो कोई ना कोई कोचिंग या तो ले रखे होते हैं या तो उनके पास सही गाइडेंस होता है उस टाइम पे। तो ये थोड़ा-सा मैं कहूँगा कि झूठ है कि आप बिना तैयारी के 6 महीने या साल भर की मिनिमम तैयारी में आप क्वालीफ़ाई कर जाओगे। इसके लिए आपको मतलब डेढ़ से 2 साल लग के बैठना होगा, फिर ये एग्ज़ाम आप थोड़ा इस एग्ज़ाम पे कमांड कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि एक प्रॉपर गाइडेंस जो होता है वो ज़रूरी होता है, या फिर एक तरीके से प्रिपरेशन का जो फ़ेज़ है, जो टाइम है, वो अच्छा खासा रहना चाहिए। जी, उसी समय पे ऐसा हो पाएगा कि आप इस एग्ज़ाम की जो नब्ज़ है वो पकड़ पाओ, जी। जैसा कि डॉक्टरी भाषा में बोला जाता जी, जी। है। एक मैं पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सूरज, जी, जो सर। कि हर एस्पिरेंट पूछना चाहेगा अगर आपसे मिलेगा तो। वो ऐसा लोएस्ट फ़ेज़ कौन-सा था आपकी प्रिपरेशन में जब आप ये सोच रहे थे कि अब क्विट कर देना चाहिए, अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ अपने डॉक्टरी जो प्रोफेशन है उसकी तरफ? सर ये जो 2025 वाला अटेम्प्ट था,
ये सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा, लेकिन इसी अटेम्प्ट के जस्ट पहले मैं मतलब एकदम डिटरमिन्ड था कि मैं ये वाला जो प्रीलिम्स है वो नहीं दे रहा, क्योंकि उसी टाइम पे 29 जून को यूपी पीसीएस का रिटन था। तो मैं सोच रखा था कि क्यों 2-4 दिन टाइम वेस्ट करना। तो ऐसे में जब आप बैक टू बैक प्रीलिम्स फेल हो रहे हो, फिर आपकी हिम्मत नहीं रहती कि एक अटेम्प्ट और आप जाके दो, कि आपके पास एक एग्ज़ाम हाथ में है जिसका मेंस आपको लिखना है, और उस मेंस के 2-4 दिन आप वेस्ट करके फिर से यूपीएससी देने आओ। तो ये जो 4 प्रीलिम्स लगातार जब मैं फेल हुआ, उसके बाद ये एक लो फेज़ चल रहा था मेरा, जब मुझे फिर से अपने आप को इकट्ठा करना था, फिर से लगना था, अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना था, और साथ में 2 एग्ज़ाम मैनेज करना था। तो सूरज, जैसे इस बार का यूपीएससी का जो पेपर हुआ है, प्रीलिम्स का पेपर हुआ है, आपने देखा बहुत ही जी। अनप्रेडिक्टेबल पेपर आया हुआ था। तो कई एस्पिरेंट इस टाइम पे असमंजस की स्थिति में हैं कि अब करें क्या? मतलब वो बहुत ही डिसहार्टन हो चुके हैं कि अगली बार अगर फिर से यूपीएससी का पेपर देते हैं और उस टाइम पे फिर से अगर हमें ऐसा लगता है कि मार्क्स वैसे ही आएँगे, नहीं क्वालीफाई हुआ, क्वेश्चंस बिल्कुल ही अलग तरीके से आ गए, तो वो करें क्या? और अगर वो वही एस्पिरेंट यूपी पीसीएस की तरफ जाता है, तो उसके लिए क्या एडवांटेज है? क्या उसको फ़ायदा मिल सकता है? और जो समय आपको अभी मिल रहा है इस बार जी, के लिए 2026 का प्रीलिम्स जो यूपी का है, वो 6 दिसंबर को है। जी। तो वो जो 6 महीने का समय मिल रहा है, इसका कैसे सदुपयोग कर सकता है कोई ऐसा? सर, अगर आपने इस बार प्रीलिम्स दिया है और पेपर काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल रहा, राइट। आप आंसर की आ चुकी है, आपने मिलाया, अगर आप कट ऑफ से बहुत पीछे चल रहे हो, हुँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप यूपी पीसीएस का मेंस स्टार्ट कर लो अभी। ये सबसे ऑप्टिमम टाइम है कि आप इधर 3-4 महीने, 5 महीने आराम से मेंस पढ़ सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा डाटा, फैक्ट और एग्ज़ाम्पल्स, ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं यूपी हुँ, पीसीएस हुँ, में। तो उसके लिए आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इधर 2 ढाई महीने अगर आप बैठ जाओगे, हुँ, तो ईज़िली प्रीलिम्स निकल जाएगा। जैसा कट ऑफ का ट्रेंड जा रहा है यूपी पीसीएस का। हुँ, हुँ, हुँ। तो यूपी पीसीएस के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, शुरू में अभी 3 से 4 महीने पूरा मेंस को देना है, ढंग से देना, आंसर राइटिंग कर लेनी है। यूपी के 2 पेपर स्पेशल वाले आ चुके हैं, उन पेपर्स पे अच्छे से फ़ोकस करना है। लोग 200 में 120-30 नंबर भी ला रहे हैं ऐसे पेपर्स में। तो वो आपके लिए एक एज बन सकता है, अगर आप पहले से मेंस रेडी हो जाते हो, और उधर आप दिसंबर में इसका प्रीलिम्स देके फ्री हो जाओगे। फिर से आप अगर यूपीएससी साइकिल में घुसना है, तो आप प्री देके आराम से यूपीएससी की तैयारी भी कर सकते हैं, जनवरी एंड ऑनवर्ड्स। मतलब जैसे यूपीएससी का अगर पेपर आपको नेक्स्ट ईयर का देना है, तो 6 दिसंबर को अगर यूपी का प्रीलिम्स दे लीजिए, हुँ। उसके बाद में थोड़ा-सा नॉलेज तो आपकी रहेगी ही, करंट अफेयर्स भी आपने पढ़ा होगा। वही चीज़ आप आगे भी रेप्लिकेट कर सकते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। और अभी के लिए अगर यूपी पीसीएस की तैयारी करनी है, जैसे सूरज ने बोला कि मेंस की प्रिपरेशन पहले कर लीजिए, लास्ट के 3 महीने सफिशिएंट हैं आपके यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए, इस बात के लिए। तो सूरज, ऐसे कौन से 5 रिसोर्स आप नामित कर सकते हो, यहाँ पे बता सकते हो, जिन्होंने आपको हेल्प किया है आपकी पूरी प्रिपरेशन करने में और सक्सेस दिलाने में? जी। अगर 5 रिसोर्सेज़ की बात की जाए जो मतलब एक तरीके से पिवटल रहे हैं, गेम राइट। चेंजर रहे हैं मेरी तैयारी में, तो मैं कहूँगा कि सर पहला न्यूज़पेपर होगा। डेली मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन इस तरीके से नहीं कि मैं 2 ढाई घंटे उसमें दे रहा हूँ। एक बार गो थ्रू तो हो ही जाता था, फिर इंटरव्यू फेज़ में तो डिटेल में पढ़ना होता था। नेक्स्ट मैं कहूँगा कि स्टैटिक सब्जेक्ट्स, जीएस वाले, उनसे कभी भी आप मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो एक सही मेंटरशिप, सही गाइडेंस की, तो वो बहुत ज़रूरी है सही डायरेक्शन में मेहनत करने के लिए। एंड ऑप्शनल यूपीएससी के केस में, एंड अगर यूपी पीसीएस में जाते हैं, तो यूपी पीसीएस में मैं कहूँगा कि सर ऑप्शनल की जगह जो स्पेशल वाले पेपर्स हैं, उनमें अच्छे नंबर्स लाने को मतलब मेहनत करना ज़रूरी है। और मेंस जो है सर, मेरा मेंस में परफॉर्मेंस अच्छा था, इसलिए मेरी इंटरव्यू कॉल आई। तो मैं ये कहूँगा कि आंसर राइटिंग पे कमांड होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने सेम फॉर्मेट में जो है आंसर राइटिंग यूपीएससी में भी लिखा है, सेम फॉर्मेट मैंने यूपी पीसीएस में भी किया है। तो वो आंसर राइटिंग करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक रिसोर्स मैं कहूँगा, टेस्ट सीरीज़ अच्छी लीजिए कोई, हुँ। और आप उसको पूरा मतलब एकदम होलिस्टिकली फ़ॉलो करिए। ये नहीं कि कुछ टेस्ट पेपर आपने लिखे, कुछ को स्किप कर दिया। आप सारे टेस्ट पेपर लिखो, पूरा स्टैटिक रिवाइज़ करो, एक अच्छे गाइडेंस में रहो, न्यूज़पेपर डेली रिवाइज़ करते रहो। तो ये एग्ज़ाम का जो मतलब जर्नी है वो थोड़ा ईज़ी हो सकता है, स्मूथ हो सकता है। और आंसर राइटिंग की बात की जाए सर, तो यूजुअली हम क्या होता है कि मार्केट से कोई आंसर वो टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करते हैं, फिर हम जाके लिखते हैं, ऑनलाइन फीडबैक आता है, उसके बाद हम उस फीडबैक पे काम करते हैं, नेक्स्ट डे फिर सेम काम कर रहे होते हैं। बट मैंने आईएएस जब जॉइन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि पर्सनलाइज़्ड जो सर की मेंटरशिप रही, और डेली आंसर राइटिंग के लिए वो मतलब एम्फैसिस डालते थे कि आप 7-8 क्वेश्चन है, आप डेली पढ़ो। मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप रोज़ सिलेबस रिवाइज़ कर लो मॉर्निंग में, इवनिंग में, फिर आके नेक्स्ट मॉर्निंग उठो और आधे मन से आंसर लिख रहे हो, आधी नींद में आंसर लिख रहे हो।
लेकिन वो बड़ा गेम चेंजर रहा। लास्ट एग्ज़ाम के लगभग 15-20 दिन पहले हम लोगों ने लगातार आंसर्स लिखे थे और उस लिखने के जो दौरान जो जर्नी रही, उसमें क्या हुआ, इंटरलिंकेज डेवलप हुआ कि सिलेबस में जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, जीएस 1 का कंटेंट मैं जीएस 3 में, जीएस 4 में यूज़ कर पा रहा था। तो ये जो इंटरलिंकेज है वो डेली आप प्रोसेस में जब बने रहेंगे, आप कंटेंट को रिवाइज़ कर रहे हैं, आके लिख रहे हैं, तो वो आर्टिकुलेशन जो है सर, वो डेली आंसर राइटिंग से आई। और वो हम मतलब सेम एनवायरनमेंट में करते थे यहाँ पे कि ऊपर एक सेट था, उसमें एसी वगैरह नहीं लगा है। यूपी पीसीएस के आपके जब सेंटर्स जाएँगे, तो उनकी कंडीशन क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता। वो एक अलग टेस्ट होता है। हाँ सर, जी। तो ऊपर शेड में हम लोग धूप में बैठ के पसीने में पूरे टाइम आंसर्स लिख रहे होते थे। तो वो सिमुलेशन बड़ा ज़रूरी है, सेम एनवायरनमेंट में आंसर लिखने का। तो ये यहाँ पे जो थोड़ा-सा अलग तरीके से हमने सिमुलेशन किया, वो मुझे लगा सर काफ़ी हेल्पफुल रहा यूपी पीसीएस के लिए। उसके बाद यूपीएससी का टाइम जब होता है, तो वो लगभग अगस्त में हो रहा होता है। वो विथड्रॉल ऑफ मानसून वाला फेज़ होता है, तो ऐसे में उमस बहुत होती है। तो फिर वो ह्यूमिडिटी में फिर अपने आप को मैनेज करना, उसमें अपने पूरी ब्रेन की एफिशिएंसी को यूटिलाइज़ करना 3 घंटे में, वो डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए आप सिमुलेशन सेम एनवायरनमेंट में करें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जब मैं सर सेक्शनल लिखता था, तो वो सेक्शनल मैं सर से चेक करवाता था। तो डेली अगर आप कंटीन्यूअस कॉन्टैक्ट में बने रहते हो, तो आप कुछ कमियाँ पाते हो, उस कमी को मतलब आप जाते हो, पढ़ते हो, दूर करते हो, अगले आंसर में रिप्लिकेट नहीं करते हो। तो उससे एक सर जो एक्स्पोनेंशियल इम्प्रूवमेंट आया, वो डेली कॉन्टैक्ट में बने रहने की वजह से मेरा आया था। तो जैसे आपने बताया कि शुरुआत के जो 4 साल थे, आपने बिल्कुल भी कहीं से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे थे आप, जी, और उस टाइम पे बिल्कुल डिसहार्टेंड भी हो गए थे कि मतलब प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है, अब कैसे करेंगे? जी। लेकिन वो जो एक स्विच था आपका कि मुझे आंसर राइटिंग करनी है, और आईएएस हब से ये कैसे पता चला आपको आईएएस हब के बारे में? एक्चुअली सर जो शुरू में मेरी तैयारी रही, वो टेलीग्राम और यूट्यूब वाली रही। अच्छा, तो हाँ, वो ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे जो एस्पिरेंट है वो सुन लें, कि जो ये सोचते हैं कि यूट्यूब से तैयारी हो जाएगी, यूट्यूब वाला जो पार्ट होता है वो आपको आंसर सही बताएँगे। एक्चुअली सर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो यूट्यूब और टेलीग्राम पे अनऑथराइज्ड और अनरेगुलेटेड कोचिंग्स खुल गई हैं और वो मशरूम की तरह उगे जा रहे हैं, जिसका मन हो रहा है वो एक कोचिंग खोल दे रहा है। इसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं कि आप कहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराओ, कोई प्रॉपर तरीका तो है नहीं। तो जिसका मन होता है एक चैनल बनाया उन्होंने, कंटेंट डालना शुरू कर दिया है, चैट जीपीटी वगैरह अवेलेबल है, वो कंटेंट डाल रहे हैं। तो 2020-21 में भी मैं यूट्यूब देख के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो बहुत से मतलब वेस्टफुल रिसोर्सेज़ मैंने फ़ॉलो किए इनिशियल फ़ेज़ में। मैं इकोनॉमी नहीं अच्छी तैयार कर पाया, एनवायरनमेंट नहीं तैयार कर पाया, उसकी वजह से प्रीलिम्स रुकता रहा, मार्जिनल 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ऐसे। हुँ। तो वो मैंने सर जो जब मैंने यूट्यूब और टेलीग्राम का सोर्स हटाया और एक प्रॉपर गाइडेंस लिया, तो थोड़ा-सा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ और उसके बाद जब मैंने प्रीलिम्स दिया, तो कट ऑफ से पहले मैं आधे नंबर 0.6 नंबर पीछे भी रहा हूँ। और इस बार जब दोनों 2025 वाला यूपीएससी का अटेम्प्ट हुआ या फिर यूपी पीसीएस का 24 वाला अटेम्प्ट हुआ, दोनों में ही मैं 15-20 नंबर कट ऑफ से ऊपर रहा। तो ये सर एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर तैयारी की जाती है, तो वो सही में आपको कट ऑफ से बहुत आगे ले जाती है। बट ये अनऑथराइज्ड जो कोचिंग्स खुली हुई हैं इधर-उधर, उनको फ़ॉलो करने पे सर वो बड़ा हैकजर्ड मैनर में मैंने तैयारी की थी, तो उसकी वजह से मैं पीछे रह गया। मैंने अपने 2 से 3 साल लगभग वेस्ट किए हैं, इन कोचिंग्स की वजह से। तो जैसे आपने बताया कि आंसर राइटिंग जैसे आपने करी थी, तो दोनों के लिए, यूपीएससी के लिए भी किया, यूपीपीसीएस के लिए भी किया, दोनों इस बार आपका क्वालिफाई भी हुआ है। लेकिन आंसर राइटिंग में क्या डिफरेंस आपको लगता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के लिए? सर अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन में वर्ड वर्ड लिमिट है, वर्ड लिमिट, हाँ। वो यूपीपीएसएस में कम है और उसी हिसाब से उनके नंबर भी कम है। लेकिन अगर देखा जाए यूपीएससी में तो वो वर्ड लिमिट ज़्यादा देते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछते हैं। तो मतलब मैंने फॉर्मेट तो दोनों में सेम रखा था हुँ। और यूपीपीसीएस थोड़ा आसान भी हो जाता है, स्टैटिक क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं, आपको पता है कि सांची स्तूप के बारे में क्या लिखना है, उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है। तो वो सिंगल डायमेंशन पे ही क्वेश्चन यूजुअली पूछते हैं। 1 से 2 डायमेंशन आपके लॉन्ग आंसर्स में वो पूछ रहे होते हैं। तो फॉर्मेट मेरा सेम होता था, इंट्रो देना है, एक माइक्रो डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे एड्रेस करना है, फिर एक एक्स्ट्रा कोई डायमेंशन ऐड करना है, गवर्नमेंट स्टेप हो गया, वे फॉरवर्ड हो गया। हुँ। उसके बाद एक प्रॉपर कंक्लूजन जो कीवर्ड बेस्ड यूजुअली हमें बताया जाता है या फिर उसमें वे फॉरवर्ड कुछ डाल दिया, हुँ। अगर प्रॉब्लम को पूछ रखा है, चैलेंजेस पूछ रखे हैं। तो ऐसे थोड़ा-सा मैं प्रोसीड करता था कि स्ट्रक्चर दोनों में मैंने फॉलो किया है। ये है कि कंटेंट जो है वो थोड़ा डाइल्यूट करके यूपीपीसीएस में लिखा और ज़्यादा एनालिटिकल मैंने यूपीएससी में लिखा। ये मेरा अप्रोच रहा है सर, दोनों आंसर्स को लेके। एक बड़ा निजी सवाल है आपसे सूरज,
जैसे आपने बताया शुरुआत में कि आप हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी थी, लेकिन बाद में आपने स्विच किया और आपने एग्जाम इंग्लिश में दिया है। जी। तो ये जो स्विचिंग होती है, बिकॉज़ हमारे हिंदी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि वो बड़ा डिसहार्टन रहते हैं कि हिंदी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। जी। तो क्या उन्हें स्विच करना चाहिए इंग्लिश की तरफ, या फिर हिंदी में स्कोप है अभी भी बचा हुआ है? तो आपकी क्या राय है इस पे? सर ऐसा तो नहीं है कि ये एग्ज़ाम हिंदी के थ्रू निकालना इम्पॉसिबल है। लेकिन ये है कि जो कंटेंट की अवेलेबिलिटी है, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो अगर आप इंग्लिश में जाते हो, तो आपके पास ज़्यादा अवेलेबल है ये कंटेंट, उसकी क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी है। बट आज के टाइम पे जो यूपीएससी की कोचिंग्स थी, हुँ। वो धीरे-धीरे यूपी पीसीएस के भी डोमेन में जा रही हैं, स्टेट पीसीएस को भी वो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ऐसे में मैं कहूँगा सर जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट था, वो आज अवेलेबल है। अपने आईएएस हब का ही जो कंटेंट था, हुँ, हुँ। मैंने 2024 अगस्त में क्यूईपी जॉइन किया था यूपीएससी के लिए। हुँ। फिर मैंने फरवरी में 25 में 2025 में मैंने जॉइन किया है यूपी पीसीएस की क्यूईपी। कंटेंट मोर और लेस सेम है, डेटा थोड़ा-सा वेरी कर जाता है हुँ। कि यूपी के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, यूपी का बजट पढ़ना होता है, बाकी चीज़ें, केस स्टडीज़ यूपी की लिखनी होती हैं। लेकिन थ्योरी तो सेम है सर, गुड गवर्नेंस हो गया, इंटरनल बिल्कुल। सिक्योरिटी हो गया, सारी चीज़ें ओवरलैप करती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हिंदी या इंग्लिश से बहुत ज़्यादा मतलब मार्जिन थोड़ा-सा आ सकता है डिफरेंस, लेकिन बहुत आप बैकफुट पे नहीं रहोगे। इस बार ही जो यूपी पीसीएस का रिज़ल्ट रहा, हुँ। उसमें हिंदी वालों ने भी अच्छा क्वालीफाई किया है, अच्छा रिज़ल्ट आया है और इंग्लिश वालों ने भी अच्छा नंबर लाया है। एसए में भी अभी मार्कशीट आई है, तो लोग बता रहे हैं कि इंग्लिश वाले भी 100 नंबर लेके आए हैं एसए में हुँ। और हिंदी वाले भी लेके आए हुए हैं उसी के आस-पास। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे आपको बहुत बड़ा चैलेंज फेस करना पड़ेगा लैंग्वेज की वजह से। आप मेहनत कितना करते हो, आपका पीयर ग्रुप कैसा है, आपका मेंटरशिप कैसा है, ये बड़ा गेम चेंजर है, ना कि लैंग्वेज। तो आंसर राइटिंग करने के लिए मेंटरशिप जो है वो उसका एक बहुत बड़ा महत्व है। ये सबको पता है, लेकिन एक जो चीज़ होती है कि वोकैब्युलरी डेवलप करना। जी। हम अपनी एक प्रोसेस से गुज़र रहे होते हैं, एक जर्नी हमारी होती है, उसमें हिंदी के एस्पिरेंट जो हैं वो अपनी वोकैब्युलरी यानी जो शब्दकोश होता है, जी। वो कैसे डेवलप करें? क्योंकि ये चीज़ कहीं पे भी आपको नहीं मिल पाती है अगर आप जी। अपनी तरफ से मेहनत नहीं करते हैं। जी। आज के टाइम पे सर मैं कहूँगा कि अगर आपको वोकैब्युलरी डेवलप करनी है, तो उसके लिए सबसे अच्छा क्रेडिबल सोर्स है न्यूज़पेपर्स। आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ो, 8 से 10 अच्छे वर्ड्स आपको ज़रूर एकेडमिक कीवर्ड्स मिल जाएँगे उसमें और वो हिंदी में भी मिलेंगे, आपको इंग्लिश में भी मिलेंगे। और आपको मान लीजिए इंग्लिश में मिल रहा है, तो उसे आप चैटजीपीटी, गूगल के थ्रू ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। तो न्यूज़पेपर एक बहुत बढ़िया, ईज़िली अवेलेबल, क्रेडिबल सोर्स है, इस तरीके से अपने वोकैब को डेवलप करने के लिए सर, मैं तो यही कहूँगा। चलिए, अब ये अगला क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये हमारी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के जो एस्पिरेंट हैं, ये आपसे पूछना चाह रहे होंगे जो कई साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स कर रहे हैं और वो अनसक्सेसफुल रह रहे हैं हर साल? कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं? सर, जो रिसोर्सेज़ होते हैं आज के टाइम पे, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। हर कोचिंग एक रिसोर्स आपको अवेलेबल करा सकती है। सेम टॉपिक पे आपको अथाह ज्ञान मिल सकता है। लेकिन आपको रिसोर्सेज़ फैलाने नहीं है, ना ही बार-बार बदलने हैं। हम्म। आप एक अच्छा रिसोर्स उठाओ मार्केट से, उसे बार-बार पढ़ो, उस पे आंसर राइटिंग करो, उसको आर्टिकुलेट करने की कोशिश करो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंस्टेड कि बार-बार रिसोर्स बदला जाए। और सही गाइडेंस अगर आपको मिल जाता है, तो रिसोर्स आपका सही है, फिर ये जर्नी आसान हो जाती है। तो मैं कहूँगा रिसोर्सेज़ को बार-बार स्विच करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिसोर्सेज के साथ साथ जैसे आपने बताया कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस में कॉमन सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, पेपर जी। नंबर 1 2 3 4 कॉमन हो जाता है, हाँ। बट यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले लोग 5 एंड 6 के लिए क्या करें? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर 5 और 6 का जो हमारा स्ट्रेटजी था, मैं एमके सर से मिला, तो उनका ये था कि उस टाइम पे जो कंटेंट है वो इवोल्यूशन फेज़ में था, हाँ। परफेक्टली डेवलप नहीं था 2024 वाले फेज़ में, हमारा पहला बैच था। तो हमारा ये अप्रोच था कि हर एक टॉपिक पे हमारे पास कुछ डेटा फैक्ट एग्जाम्पल, कुछ केस स्टडीज़, उसके चैलेंज, उसका वे फॉरवर्ड हमें तैयार करना ही करना है। तो वो मोर और लेस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जीएस 1 टू 3 के जो टॉपिक्स हैं, सेम टॉपिक डिवाइड किए गए हैं पेपर 5 और 6 में। तो टॉपिक्स तो सेम है, बट आपको एग्जाम्पल, डेटा, ये सारी चीज़ें यूपी वो यूपी स्पेसिफिक का। लानी है। बिल्कुल। और पेपर 6 में थोड़ा-सा सर वो इकोनॉमी वाला जो पार्ट है, वो थोड़ा-सा वेरी करता है, बट वो कवर हो जाता है, बहुत मटेरियल आज के टाइम पे। तो वहाँ से हम कवर कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट की साइट पे जा सकते हैं। तो पॉलिसीज़ का जो पार्ट है, वो हम वहाँ से थोड़ा-सा कवर कर सकते हैं। हम्म। अदरवाइज़ चीज़ें मोर और लेस सेम है।
थोड़ा-सा मेहनत हमें एग्ज़ाम्पल डेटा को क्रैम करने में करना है। स्ट्रेटजी दोनों की सेम रहती है सर। तो सूरज, जैसे आपने बताया कि हमारा जो कंटेंट था वो उस टाइम पे रिफाइन हो रहा था, हम उस पे काम कर रहे थे, और अभी मैं अपने जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, दर्शक हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि जितने भी कंटेंट पे काम होना था, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, उसके अलावा जो 5 एंड 6 का पार्ट है यूपी के लिए, और यूपीएससी के लिए भी जो अपडेटेड कंटेंट है वो हमारा रेडी हो चुका है। जैसे कि पावर पेजेस की बुक आती है हमारी, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ये पूरी पूरी तरीके से कंटेंट रेडी है। पेपर नंबर 3 के लिए जो पार्ट है, ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, और 1, 2, 3, 4 सारी बुक्स अवेलेबल यहाँ पर आपको हो जाएगी। ये सारी चीजें वेबसाइट से भी आप ले सकते हैं। तो एक बड़ा मिसकंसेप्शन आता है कि भाई यूपीएससी की तैयारी करनी है, बहुत ही टफ पेपर आता है, तो उसके लिए हमें दिन के 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है, 12-15 घंटे लगातार लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है, क्या ये सही है, या फिर क्या ये बहुत ही बढ़ा-चढ़ा के हमारे जो टॉपर्स होते हैं वो बता देते हैं? तो आपका क्या इसमें राय है? सर जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये नंबर ऑफ आवर्स का कितना हमें पढ़ना है, कैसा है, तो वो जो रहा है, अगर मान लीजिए मुझे अब 2027 का देना होता, जी। तो मैं कहूँगा कि इस बीच जो ये दिसंबर तक का फेज़ है, 4 से 6 घंटे डेली अगर आप पढ़ रहे हैं, विदाउट डिस्ट्रैक्शन और पूरे फ़ोकस के साथ, तो उतना सफिशिएंट है अभी दिसंबर तक। उसके बाद जब आप प्रीलिम्स पे स्विच कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स के लिए मैं कहूँगा थोड़ा-सा 1 आध घंटे आप बढ़ा दो, 7-8 घंटे कवर कर लो। बाकी प्रीलिम्स क्वालीफाई होने के बाद आपके अंदर इतनी एनर्जी आती है कि आप 8 से 10 घंटे खींच सकते हो। तो ये वेरी करता है फेज़ पे। आप पूरे साल 10-12 घंटे कभी नहीं पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। इवन आप 8 घंटे पूरे फ़ोकस के साथ जब पढ़ेंगे, तो आप बर्नआउट फ़ील करेंगे सैटरडे, संडे तक आते-आते। तो वो पूरे साल कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है। मैं खुद भी एक डॉक्टर रहा हूँ, तो ऐसा ये जो है, इसमें हमारा मेंटल फटीग भी है, हमारा फिज़िकल हमारी जो बॉडी का फटीग है, वो भी हो ही जाना है। तो ये 10-12 घंटे, 15 घंटे इम्पॉसिबल है हमारी बॉडी के लिए, अगर आप पूरे फ़ोकस से पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जैसा आपका फ़ेज़ आता जाए, 4 घंटे, फिर 8 घंटे के अराउंड, मैक्स से मैक्स 10 से 11, जब आप क्रूशियल फ़ेज़ में चल रहे हो, बिल्कुल। मेंस आपके आ रखे हैं। लेकिन इसके साथ मैं कहूँगा, जब एग्ज़ाम अप्रोच कर रहे हो आप 3-4 दिन पहले, फिर रिलैक्स होना शुरू हो जाना चाहिए। या आप नंबर ऑफ आवर्स कम कर दो और रिलैक्स होने के आवर्स आप बढ़ा दो। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए, घूमिए, लोगों से मिलिए। उसका इम्पैक्ट आता है कि आप पेपर बड़े फ्री माइंड होके अटेम्प्ट करते हैं। आप बहुत सी चीज़ें जो 2021-22 में मैंने पढ़ी थी, वो एकदम रिलैक्स होके लिखने की वजह से याद आती हैं उस टाइम पे, उस 3 घंटे में। तो मैं कहूँगा कि इनिशियल फेज़ में खूब मेहनत करिए, लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम आए, रिलैक्स होना भी ज़रूरी है। तो इसी के साथ में एक जुड़ा हुआ क्वेश्चन ही है, अगर जैसे आपका प्रीलिम्स क्वालीफाई हो गया, तो उसके बाद में आपका मोस्ट जो प्रोडक्टिव फेज़ आता है, तो उस टाइम पे आपने अपने आप को कंसोलिडेट कैसे किया? किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे? कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर यूजुअली 8 घंटे के अराउंड आफ्टर प्रीलिम्स मेरा जाता था, और फिर जैसे-जैसे आप टेस्ट सीरीज़ लिख रहे हैं, आप उसके लिए पढ़ रहे हैं, तो वो लिखने का टाइम भी अगर काउंट करें, 11-12 घंटे वो टोटल चला जाता है कि आपने टेस्ट सीरीज़ लिखा, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, उनके कुछ आंसर आपने प्रिपेयर किए, उनको याद किया, चेक्ड कॉपीज़ जो आईं, उन कॉपीज़ के ऊपर थोड़ा एनालिसिस करना भी ज़रूरी होता है कि कमियाँ क्या रहीं। तो ये पूरा ड्यूरेशन अगर काउंट किया जाए, तो वो 11-12 घंटे भी खिंच जाता था। लेकिन अगर आप पूरी फ़ोकस्ड हो गए, केवल याद करने वाला फ़ेज़ जो है, वो 6 से 8 घंटे मोर देन इनफ है। बाकी अर्ली मॉर्निंग तो सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ता था, उसके बाद आके यहाँ टेस्ट सीरीज़ लिखता था, फिर जाके चीज़ें रिवाइज़ करता था। अगर कॉपी चेक होके आ गई है, तो उसको मैं थोड़ा-सा एनालाइज़ करता था, फिर नेक्स्ट डे आके सेम मेरा शेड्यूल होता था। जो नए एस्पिरेंट होते हैं, जैसे नया-नया कोई एस्पिरेंट है, वो तैयारी स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए शुरुआती दौर में, क्योंकि कंटेंट उसे उतना नहीं पता रहता है, क्योंकि आंसर राइटिंग वो उस टाइम पे कर नहीं सकता। उसे ये पता है, स्ट्रक्चर पता है, उसे सब पता है कि किस प्रकार से हाइजीन बना के रखना है अपने आंसर में, लेकिन कंटेंट नहीं है। जी। तो उसके लिए क्या शुरुआती स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि वो पहले कंटेंट को किस प्रकार से गैदर करे, पढ़ाई करे, उसके बाद में आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करे, या फिर शुरुआत से भी कर सकता है? सर अगर शुरू से किसी को करना है, तो आपको डेली बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैं आईएएस सबकी साइट पे जाता था, तो वहाँ न्यूज़पेपर का एक कोई आर्टिकल होता है जिसका एनालिसिस दिया गया होता है। उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी फ्रेम रहता है, उसका आंसर आपको लिखना होता है। तो मैं उस पार्टिकुलर एडिटोरियल को ट्रैक करता था यूजुअली। मेरा ये काम होता था कि मैं जाता था टेलीग्राम चैनल पे और सब, तो वहाँ पे उस क्वेश्चन को पढ़ा, उस एडिटोरियल को पढ़ा, उस क्वेश्चन पे मैं ब्रेनस्टॉर्म कर सकता हूँ। और अगर आपको स्ट्रक्चरिंग आती है क्वेश्चंस की, तो आप प्रॉपर जाके एक आंसर लिखिए, कोई इश्यू नहीं है उसमें। 5 से 10 मिनट, 15 मिनट जाते हैं। इनिशियल फेज़ में मैं कहूँगा टाइम लिमिट का बहुत मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका टाइम 15 मिनट, आधे घंटे में भी एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, क्वेश्चन की डिमांड एड्रेस करने पे ज़्यादा फ़ोकस हो, ना कि उसके टाइम पे। बाकी सर अगर आपको आंसर फ्रेम करना आता है, फिर जैसे-जैसे आप प्रीलिम्स के बाद मेंस की तरफ बढ़ते हो,
तो डेली बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस के आंसर लिख के आप उसको सेल्फ इवैल्यूएशन, पीयर के साथ इवैल्यूएशन, डिस्कशन इसके थ्रू तैयार कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों से जुड़ा हुआ ही है कि मान लीजिए कि कोई एस्पिरेंट है, वो प्लान बी को अपनी प्रिपरेशन के शुरुआती फेज से ही लेके चल रहा है ना, वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा है, साथ में यूपीपीसीएस की भी तैयारी कर रहा है, तो ये स्ट्रैटेजी सही है या फिर दोनों एग्जाम्स की अलग डिमांड होती है, तो माइंड इस प्रकार से मेकअप करे शुरुआत में ही कि पहले सिर्फ वो यूपीपीसीएस की तैयारी करे या फिर वो यूपीएससी की तैयारी करे? आपकी क्या राय है? सर ये तो है कि ये एस्पिरेंट के एज पे भी डिपेंड करता है कि वो किस एज में प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग एमबीबीएस बैकग्राउंड से आते हैं तो हम 25 के बाद ही आ पाते हैं इस फील्ड में। Right. तो हमारे लिए थोड़ा-सा था कि ऑलरेडी हमने एमबीबीएस के थ्रू प्लान भी तैयार कर रखा है। अगर किसी के पास नहीं है, तो मैं कहूँगा कि यूपी पीसीएस का जो प्री वाला पार्ट है, वो बड़ा हेल्पफुल रहता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि उसमें डेटा फैक्ट एग्जांपल ज़्यादा पूछे जाते हैं। Right. फिर वो इन्फॉर्म्ड जो गेस होता है, उसको लेने में यूपीएससी के पेपर में बड़ा हेल्पफुल था। फिर ऐसे ही जब आप यूपीएससी का आंसर लिख रहे होते हैं, तो उस आंसर में आप यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल्स, केस स्टडीज भी डाल सकते हैं। तो ये दिखाता है कि आप मतलब थोड़ा इन्फॉर्म्ड हो, आपको लोकल चीज़ें भी पता है। उस पेपर में अगर आप सोनभद्र की कोई केस स्टडी, वाटर हार्वेस्टिंग डालते हैं, तो ये दिखाता है ना कि आप सही में कुछ डीप पढ़े हुए हैं। तो वो यूपीएससी में दिख जाता है कि आपने मेहनत की है, तो वो कंटेंट काम आ जाता है इधर भी। और दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मैं कहूँगा ये प्रिपरेशन है, यूपी पीसीएस और यूपीएससी, ना कि एंटागोनिस्ट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, इसको आप थोड़ा-सा टाइम अगर मैनेज कर पाएँ, तो आप यूज़ कर सकते हैं वाइज़ली, और ये आपको मतलब दोनों ही एग्ज़ाम में मेरा जैसे सिलेक्शन हुआ, वो फ़ायदा करेगा। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप अगर 1-2 अटेम्प्ट आपके एग्ज़ॉस्ट हो रखे हैं और यूपीएससी की जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है, राइट। ऐसा अगर इस फ़ेज़ में फँसे हुए हैं, तो आप यूपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि यूपी पीसीएस का जो प्री है, वो रिलेटिवली ईज़ियर साइड है, और उसका मेंस भी उसके यूपीएससी के कंपैरिज़न में देखा जाए ईज़ियर साइड है। तो उसे क्वालीफाई करना आपके लिए आसान रहेगा और आपको एक बूस्ट भी मिलेगा। मेरा जो एग्ज़ाम था वो दिसंबर 2024 में था, यूपी पीसीएस का। उसका प्री क्वालीफाई होने के बाद मुझे लगा कि हाँ, मेरा नॉलेज लेवल अच्छा है, अंदर से भी कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था, मैं बिना पढ़े गया था उस दिन प्री के लिए, और बस मैं जो भी समझ में आ रहा है वो अटेम्प्ट कर रहा हूँ। जो मुझे मतलब रिमोट नॉलेज रही है 2-3 महीने पहले पढ़े हुए, मेंस की जो नॉलेज है, इन्फॉर्म्ड गेस ले रहा हूँ, और 92-93 कट ऑफ है, मेरे 105 नंबर आए यूपीएससी में। तो ये दोनों ही एग्ज़ाम एक-दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इनको आप बर्डन लेके नहीं, एक-दूसरे का कॉम्प्लीमेंट मान के तैयारी करो, तो ईज़ी हो सकता है ये चीज़। तो अगला क्वेश्चन सूरज आपसे ये है कि जब आप आंसर राइटिंग करते हैं, तो आंसर राइटिंग में क्या बेसिक मिस्टेक्स एस्पिरेंट्स कर रहे होते हैं जो कि बिल्कुल बेसिक सी होती हैं, लेकिन अगर उनका ध्यान रखा जाए तो मार्क्स को इम्प्रूव किया जा सकता है? बिल्कुल बेसिक सी चीजें बताइएगा। जी। एक्चुअली सर क्वेश्चन कई बार जो डिमांड होता है, तो उससे बच्चा डेविएट कर जाता है। हमें आता क्या है, हमें वो नहीं लिखना है। क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, उसे हमें जो आता है, उस नॉलेज को मोल्ड करके एक्सप्रेस करना है। तो ये बड़ा मैटर करता है कि आप अपनी जो नॉलेज है, उसे क्वेश्चन की डिमांड में कैसे सेट कर रहे हो। कई बार हमें जो भी डाटा फैक्ट एग्जांपल्स याद है, उसे हम बम्बार्ड कर रहे होते हैं बेसिकली। कुछ भी लिखे जा रहे हैं, कुछ भी, उसके बाद वो जो 3 घंटा होता है, हमें इतना सोचने का मौका नहीं मिलता है। आप इनिशियल फेज में अगर क्वेश्चन बहुत फोकस्ड होके नहीं पढ़ते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि डिमांड से बाहर की चीज़ें लिख रहे होंगे। तो मैं कहूँगा कि आप जब आंसर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। वो सही में पूछना क्या चाह रहा है, ये चीज़ यूपीएससी में निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप पहले डिमांड को सोचिए क्या पूछ रहा है, उसके बाद उसी को लिखिए, ना कि आपको जो आ रहा है वो लिखिए। तो इससे जो है वो आपका जो मार्क्स है, वो और लोगों से एवरेज से ऊपर ही आएगा। आप एक आध नंबर ऊपर ही रहेंगे। जैसे आपने बताया कि जो डिमांड है वो फुलफिल करना सबसे प्रायोरिटी वाली चीज होती है। इसके अलावा जो बेसिक हाइजीन होता है, क्योंकि हमेशा हाँ। एस्पिरेंट होते हैं वो पैराग्राफ में लिख रहे हैं, हेडिंग्स जो होती हैं वो उनका यूज नहीं कर रहे हैं, डायग्राम्स नहीं बना रहे हैं, तो इसकी क्या वैल्यू रहती है? जैसे कि आपने दिया है पेपर, तो जी। आप बता सकते हैं इसके बारे में? एक्चुअली सर अगर आप पैराग्राफ में अपना आंसर लिखिए और फिर उसको आप पढ़ने जाइए, आप कभी भी पूरे फोकस होके नहीं पढ़ेंगे। एक पेज पढ़ने के बाद दूसरे पेज से आपका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। जबकि आप सेम आंसर को अगर पॉइंट फॉर्मेट में लिखते हैं, आप एक इंट्रोडक्शन देते हैं, कुछ डायग्राम वगैरह भी बनाते हैं साथ में, तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है और वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो जाता है। एग्जामिनर उसे पढ़ेगा, उसे दिखेगा ये 10 पॉइंट्स हैं, ठीक है, शुरू के 4-5 पॉइंट एकदम से एक्यूरेट सेट हो रहे हैं, 2-4 जेनरिक से एग्जांपल्स हैं, वो पॉइंट्स हैं, उसके बाद आपने गवर्नमेंट स्टेप का एक हेडिंग बना रखा है, आपने कुछ स्कीम बता रखी है, फिर आप कंक्लूजन भी एक अच्छा सा दे रहे हैं और उसमें कुछ होपफुल रह रहे हैं।
आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो ये सारी चीज़ें बड़ा मतलब एग्ज़ामिनर को चेक करने में हेल्पफुल होती हैं। अब एक एग्ज़ामिनर जो सुबह से शाम तक 50 कॉपीज़ चेक कर रहा है और सेम क्वेश्चन से वो गो थ्रू हो रहा है, बार-बार वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो बोर भी हो जाता है। तो ऐसे में आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपनी कॉपी को कितना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाइए, कितना इंटरेस्टिंग बनाइए, ताकि एग्ज़ामिनर उस पेज पे रुक के आपको एक आध नंबर और लोगों से ऊपर ही दे। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखो। आजकल मार्केट में भी वही ट्रेंड है और बाकी एक ह्यूमन टेंडेंसी है, जो चीज़ें अच्छी लगेंगी, आप उसपे एक आध नंबर एक्स्ट्रा दोगे। तो वो मैं यही करता था कि एक प्रॉपर जो हमें फॉर्मेट इस कोचिंग में बताया गया, इंट्रो लिया, उसके बाद एक माइक्रो डायग्राम बनाया, क्वेश्चन की जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग कीवर्ड बेस्ड कुछ एग्ज़ाम्पल और हेडिंग ये चीज़ें करते हुए, आगे फिर एक और एक्स्ट्रा डायमेंशन ऐड करके कंक्लूड किया। मैंने ये हर एक क्वेश्चन में फॉलो किया है। कहीं पे भी मैं पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं गया हूँ। इससे क्वांटिफिकेशन जो होता है मार्क्स का, वो करने में भी एक हेल्पफुल रहता है किसी बिल्कुल सर। एग्जामिनर के लिए। जी। एक क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में जो पूछा गया हो, ऐसा जो कि बहुत ही टफ क्वेश्चन हो, आपको लगता हो, और आप उस समय शायद आंसर ना कर पाए हों, और जैसे ही आप इंटरव्यू पैनल के सामने से बाहर निकलते हैं वहां से, उसके बाद आपको लगा कि काश मैं ये बोल देता तो बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू चला जाता। ऐसा कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? सर ऐसा कि लाइक कोई क्वेश्चन पूछा गया हो और आप आंसर ना कर पाए, ऐसा थोड़ा मुश्किल ही होता है, जब तक कि वो केवल प्योर डेटा फैक्ट कुछ ऐसा ना पूछा गया हो। अदरवाइज जो सिचुएशनल क्वेश्चन थे, उनमें मुझे एक डिफिकल्टी लगी कि सारे मॉक में कहीं पे भी, इवन रियल इंटरव्यू मैंने यूपीपीसीएस का दिया, यूपीएससी दिया, सब जगह पे कि आप डॉक्टर बन के इधर क्यों आना चाहते हैं। ये एक बड़ा यूनिवर्सल सा क्वेश्चन रहा और इसको मतलब सोचने में, इसका सही आंसर फ्रेम करने में थोड़ा डिफिकल्टी मुझे आई इनिशियल फेजेस में। बाकी फिर जो रीजन रहा वो तो सर सेम है कि डाइवर्सिटी जो है इस जॉब की, यहाँ पे जो स्कोप है, जो अपॉर्चुनिटीज है, मेन मैं उसी के लिए इधर स्विच किया। अदरवाइज एज ए डॉक्टर मैं एक अच्छी लाइफ गुजार सकता हूँ, अच्छा काम कर सकता हूँ, सोशल सर्विस भी कर सकता हूँ, लेकिन सर वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं है, चीजें एक टाइम के बाद मोनोटोनस होती जाती हैं। तो मेरा ये एक जेन्युइन सा आंसर था और ये क्वेश्चन हर जगह आया, लेकिन इस आंसर तक पहुंचने में मैंने कई बार मिस्टेक्स भी की। मॉक्स में मैंने कुछ अलग अलग से आंसर दिए, सिचुएशन क्रिएट किए, तो वो चीजें बैकफायर भी कर गई। तो ये क्वेश्चन जो रहा, जो मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहा इंटरव्यू फेज में। तो यूपीएससी और यूपीपीसीएस का जो इंटरव्यू होता है, उसमें आपको डिफरेंस उसमें क्या लगा? जैसे पेपर्स में, मेंस में तो हमें पता चल गया कि वहां पर क्वेश्चंस बहुत ही एनालिटिकल पूछते हैं, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस को उतना स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे होते हैं, लेकिन क्या इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल से रहते हैं यूपीपीसीएस में? सर अगर क्वेश्चंस का लेवल पूछा जाए तो मोर और लेस दोनों में सेम रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं यूपीपीसीएस में, ड्यूरेशन भी कम है, मेंबर्स भी कम है, तो नंबर क्वेश्चन के जो है वो भी कम है। लेकिन जो सिचुएशनल क्वेश्चंस हैं कि आपके जिले में दंगा हो रहा है या फिर कोई पैंडेमिक आ रखा है, तो वो चीजें दोनों जगह सेम होती हैं। फिर करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, अब उसमें ये होता है कि आपका अप्रोच क्या है, कि वो क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आता है। लाइक यूपीएससी में आपको सेक्रेटरी का एक रोल दे देंगे, जबकि यूपीपीसीएस में मैक्स से मैक्स आपको एक एसडीएम बनाते हैं। तो अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ब्लॉक हो गया है, तो एसडीएम उसमें क्या कर सकता है, लेकिन एक सेक्रेटरी यूपीएससी में बहुत कुछ कर सकता है। तो ऐसे थोड़ा सा आपको समझना पड़ता है कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं और आपका अप्रोच चेक कर रहे होते हैं। तो जो डिफिकल्टी है आंसर्स की, वो थोड़ी इजी रहती है यूपीपीसीएस में, जबकि यूपीएससी में उसको आंसर कर पाना थोड़ा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपके रोल्स दोनों में अलग हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस जो है मोर और लेस सेम होते हैं, क्योंकि करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं उनसे ही क्वेश्चन दोनों में आने हैं। आपका जो डेफ है वहां से आना है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है वहां से क्वेश्चन आना है, तो क्वेश्चंस मोर और लेस सेम जाते हैं। एक क्वेश्चन हमारे जो नए एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, उनकी तरफ से आता है ये क्वेश्चन, कि जब शुरुआत में तैयारी कर रहे होते हैं तो हर दिन अपने आप को किस तरीके से पढ़ाई में बांध के रखें, क्योंकि ये बहुत ही, क्योंकि टाइम टेबल बनाते हैं और कुछ हफ्ते 10 दिन बाद फिर से वो टाइम टेबल ठंडे बस्ते में चला जाता है और फिर से वो अपना नया टाइम टेबल बनाते हैं। तो ये जो एक फेज होता है कि हर दिन हम कंटिन्यूटी के साथ में तैयारी करते जाएंगे, तो इस पे कैसे बने रहें, उनको एक बार बता दीजिए। सर बुद्धिज्म में एक मध्यम मार्ग हमने बड़ा पढ़ा, लेकिन जब मैंने अप्लाई किया तो सही में मतलब मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही वो थोड़ी आसान हुई। तो ये जो मध्यम मार्ग वाला कॉन्सेप्ट है, मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा। आपको 15 घंटे एक ही दिन में नहीं पढ़ लेने हैं, आपको 1 घंटे भी नहीं पढ़ने हैं, आपको बीच में पढ़ना है। 4-6 घंटे ऑन एवरेज आपको बैठना है। डेली का आपको जो टारगेट मिल रहा है कोचिंग से, आप ऑप्शनल की कोचिंग कर रहे हो तो वहां पे कुछ चीजें चल रही होंगी, उनको आपने वहां पे नोट्स बनाया, आके रिवाइज किया, कुछ उसके पीवाईक्यूज थे वो खत्म किया। तो इस तरीके से आप मोटा मोटा डिवाइड कर सकते हो आने वाले दिन को, आने वाले 1 आध महीने को। तो वो टारगेट बेस्ड जो स्टडी है
उसे आपको मतलब फोकस होके करना है, ना कि आपको मोटिवेशन के थ्रू मतलब हाँ ठीक है आज रील्स देख लिया खूब मोटिवेट हो गए, आज खूब पढ़ लिया फिर 2-4 दिन खूब मजे के चल रहे हैं, तो वैसे नहीं जाना है। आपको एकदम से मध्यम मार्ग अपनाना है, एवरेज पढ़ाई करनी है, लेकिन फोकस्ड होके टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है। ये आपके सक्सेसफुल होने के लिए बड़ा ज़रूरी है इस जर्नी में। आजकल जो रील्स का मोटिवेशन है वो बहुत ही, जैसे रील्स रहती है ना बहुत कम समय की, वैसे मोटिवेशन भी कम समय का रहता है। बिल्कुल सर। एक मिथ और या फिर रियलिटी है, इस पे क्वेश्चन है। क्या आज के समय में यूपीएससी की कोचिंग या फिर यूपीपीसीएस की कोचिंग, क्या ऐसा है कि विदाउट कोचिंग के आज के समय पे एग्जाम को क्वालिफाई किया जा सकता है, या फिर एक हेल्प चाहिए होती है अपने समय को कम करने के लिए, बचाने के लिए? सर अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो 2021, 22, 23 इवन 24 के प्रीलिम्स तक मैंने कोई कोचिंग ऐसे मतलब ऑफिशियली नहीं ले रखी थी। वही यूट्यूब पे देख लिया किस टॉपर की क्या स्टडी है वैसे पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसमें चीज़ें बैकफायर होती रही। फिर 24 में जब मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ फिर मुझे लगा थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, मेंस की तैयारी कर लेते हैं कोचिंग के थ्रू। तो उससे क्या होता है टाइम बचता है, आपके पास बने बनाए रिसोर्सेज आते हैं, आपके पास एक अच्छा गाइडेंस होता है। आप हैप हजार्डली कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते हो, मार्केट में जो मिल गया कोई प्रिंट आउट मिल गया। तो ये जो जर्नी है उसको शॉर्टन करने के लिए, सही डायरेक्शन में सही अमाउंट में मेहनत करने के लिए एक अच्छी कोचिंग आपको मतलब बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आपकी जो जर्नी का टाइम है उसे कम कर सकती है, और मेरे केस में वो मुझे हेल्पफुल लगी, स्पेशली जो मेंस का स्टेज रहा उसमें। और इसमें सर अगर बात की जाए तो क्यूईपी की, तो इसमें क्यूईपी के थीम्स दिए जाते हैं, ना कि जीएस1 का आपको एक बुक मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। तो क्यूईपी के जो थीम्स रहे जैसे डिजिटल इंडिया रहा, तो डिजिटल इंडिया में आप जाओगे तो पहले आपको एक डेटा शीट मिलेगी। डेटा शीट के बाद कुछ आपको कीवर्ड्स भी मिलेंगे, केस स्टडीज होगी, कुछ कोट्स होंगे, फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। तो अब डिजिटल इंडिया कोई एक टॉपिक तो है नहीं किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में, GS1 2 3 4 में आप डायरेक्टली जाओगे, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप जाओगे तो वो GS1 में भी आप यूज कर सकते हो, 2 में भी यूज कर सकते हो, 3 में भी यूज कर सकते हो, गुड गवर्नेंस वगैरह हो गया। तो वो ऐसे ही जो थीम्स हैं उनको आप इंटरचेंजेबली अक्रॉस द जीएस पेपर्स मल्टीपल तरीके से यूज किया जा सकता है। वो एसएमई भी चला जाता है। इवन जब आप इंटरव्यू दे रहे होते हो, कुछ डेटा सोर्स आपको बोलना है और बाकी चीजें करनी है, थोड़ा क्रेडिबल बनना है, तो भी वो थीम्स के शुरू के 3-4 पन्ने बड़े काम आए मेरे। तो वो बहुत हेल्पफुल रहा सर कि आपने पूरे सिलेबस को अलग अलग थीम में डिवाइड किया, उसके हिसाब से प्रिपरेशन की, फिर वही एक पतली सी किताब को रिवाइज करनी है, आके टेस्ट लिख के चले जाना है। बस सब कुछ नहीं पढ़ना है, जितनी चीजें वहां पर दिया है बस एक रिलीजियसली अगर आप उसको फॉलो करते गए तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा प्लस पॉइंट रहता हाँ है सर, इस पे मैं ये कहना चाहूंगा कि मल्टीपल सोर्सेज मेरे पास थे नहीं, टाइम मेरे पास था नहीं, मैंने एक सिंगल कोचिंग ली लाइफ में, जिंदगी में पहली बार कोचिंग ली, एमबीबीएस में भी नहीं ले रखी थी। तो ये पहली और आखिरी कोचिंग मैं मानता हूँ अपनी कि मैंने की, और वही लिमिटेड रिसोर्स मैंने यूपीएससी के लिए पढ़ा, यूपीपीसीएस के लिए पढ़ा, सेम टाइप के आंसर्स लिखे, बार बार उसी कंटेंट को रिवाइज किया, अपना 1 पेजर नोट्स बनाया जैसा सर बोलते थे। अब वही 1 पेजर नोट्स में मैंने एक साइड में लिखा था, एक साइड मैंने सादा छोड़ रखा था। अभी जब मैंने फिर से यूपीपीसीएस का अटेम्प्ट दिया, मेंस लिखा फरवरी में, तो फिर उसके पीछे भी मैंने ऐड किया, स्क्रिबल किया। तो वो छोटा नोट्स बनाओ, उसी को बार बार रिवाइज करो, उसी के बेसिस पे आंसर्स लिखो, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है, इंस्टेड कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज के लिए भागे जा रहे हो। एक क्वेश्चन ये आता है कि जो सक्सेसफुल एस्पिरेंट्स हो जाते हैं, एस्पिरेंट्स से वो टॉपर्स बन जाते हैं, तो उस टाइम पे वो डिफरेंट क्या कर रहे होते हैं उन लोगों से जो कि अनसक्सेसफुल रह जाते हैं या फिर वो कुछ मार्क्स से हमेशा रह जाते हैं? ये फेज आपने भी महसूस किया है शुरुआत के दौर पे? आपके भी फ्रेंड्स ऐसे रहे होंगे जिनका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता होगा, लेकिन आपने पूरी मेहनत करी लेकिन नहीं हुआ। तो ऐसा क्या आपको लगा कि पहले आप कुछ गड़बड़ कर रहे थे, बाद में आपने वो चीजें सही करी? सर एक तो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो बड़ा काम आता है इस पूरी जर्नी में। अगर आप मतलब थोड़ा सा होपलेस हो रहे हो तो फिर आप कमियां ज़्यादा निकाल रहे होते हैं कि हाँ यूपीएससी का पेपर तो कहीं से भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हो, थोड़ा ओपन माइंडेड रहोगे और जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से आप अटेम्प्ट करोगे, तो वो बड़ा गेम चेंजर होता है। फिर नेक्स्ट जो है सर वो पेशेंस बनाए रखना। ये जर्नी किसी के लिए पहले अटेम्प्ट में वो उसे सक्सेस देती है, किसी को 5वें 6वें अटेम्प्ट में, कुछ लोग जो अभी सिलेक्टेड इस साल है वो 9वें अटेम्प्ट में भी सिलेक्टेड हुए हैं, और इसके पहले उन्होंने 20-30 एग्जाम दे रखे हैं, सब में लगातार उन्हें फेलियर मिला। तो ये जो पेशेंस और परजीवरेंस का गेम है ना सर, ये बड़ा गेम चेंजर है। इस पे आपको एकदम फोकस्ड बने रहना है, आपको हिलना नहीं है। आपने अगर सोच लिया है तो आप तैयारी करते रहो, एग्जाम देते रहो, बैकग्राउंड में कुछ काम करते रहो, प्लान भी अपना प्रिपेयर करते रहो, लेकिन हार नहीं मानना है, होपलेस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना है। इससे बड़ा डिफरेंस आता है सर।
और जितने भी मेरे सिलेक्टेड कलीग्स हैं आज के टाइम पे, उस ग्रुप में मैं देख रहा हूँ हर किसी का पॉजिटिव माइंडसेट है, तो वो चीज़ बड़ा हेल्पफुल है। अगर मान लीजिए कि आप एक नया एस्पिरेंट है या फिर आपका छोटा भाई, छोटी बहन अगर कोई है, तो अगर आप उनको मेंटर करना चाहें, बिल्कुल नई प्रिपरेशन के फेज में वो आ रहे हैं, तो आप उनको क्या मेंटर करेंगे फर्स्ट स्टेप के तौर पर? सर अगर फर्स्ट स्टेप की बात की जाए तो मैं तो कहूँगा कि मेंस का सिलेबस उठाओ, उसे बार-बार पढ़ो, अभी नोट्स बनाने के पीछे नहीं भागना है, उसे पढ़ना है, समझना है, अपना ऑप्शनल भी अभी नहीं डिसाइड करो, कोई इश्यू नहीं है, आप 4-6 महीने बाद ऑप्शनल डिसाइड कर लेना, लेकिन इनिशियल फेज में आप जीएस पे अच्छी कमांड बना लो। उसके बाद फिर आप न्यूज़पेपर स्टार्ट करो, लाइक 3-4 महीने बाद, ताकि आपको ये लगे कि न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल चल रहे हैं, वो कहाँ से कोरिलेट हो रहे हैं सिलेबस पॉइंट से। मेरे साथ ये प्रॉब्लम थी, मैं 2021 में भी न्यूज़पेपर पढ़ता था, 2025 में भी पढ़ता था, अभी भी पढ़ता हूँ। लेकिन सर उसी न्यूज़पेपर को पढ़ने का तरीका, उसे देखने का नज़रिया बहुत चेंज हो चुका है अब। इनिशियल फेज में मैं पढ़े जा रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, डिलिमिटेशन है, एसआईआर है, क्या फ़र्क पड़ता है। उसमें बहुत चीज़ें हम मिस करते हैं, डेटा एग्जाम्पल जो चल रहे हैं क्या है, क्या फ़र्क पड़ता है हमें। लेकिन अभी जब मैंने क्यूपी किया तो क्यूपी में जब डेटा अलग से पढ़ा था, तो अब हेल्थ वाली थीम में मैंने डेटा पढ़ा। अब जब एनएफएचएस का अभी जो नया सर्वे आया, तो अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ा तो मैंने देखा क्या-क्या चीज़ें वेरी कर गई हैं, तो अब मैं ध्यान देता हूँ उन चीज़ों पे। कोई कीवर्ड होता है उस पे ध्यान देता हूँ। शशि थरूर जी के जो आर्टिकल्स हैं, उनमें आप जाओगे अच्छे-अच्छे कीवर्ड्स आपको मिल जाएँगे। वो मतलब राइम भी करते हैं, वो एकेडमिक भी है। तो इस तरीके से आपका न्यूज़पेपर का जो नज़रिया है, वो सिलेबस पढ़ने के बाद बदलता है, ना कि पहले। तो इनिशियल फेज़ में मैं कहूँगा कि आप जीएस की तैयारी स्टार्ट करो, उसे पढ़ो अभी, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, पीवाईक्यू के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप स्टैटिक पे कमांड बनाओ, फिर करंट के लिए न्यूज़पेपर पे जाओ, लास्ट में आप थोड़ा-सा जो ऑप्शनल है, उस पे भी शिफ्ट करो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहेगी। कई बार ऐसा एस्पिरेंट्स सोचते हैं कि सर न्यूज़पेपर जो है वो कैसे पढ़ा जाए, हर दिन पढ़ेंगे तो 2 घंटे लग जाएँगे। क्या है मैगज़ीन से काम हो सकता है क्या हमारा? तो करंट अफेयर्स के लिए बड़ा ही वैसा माहौल रहता है कि करें कि ना करें न्यूज़पेपर, क्योंकि वो हमेशा हर दिन करना होता है, टायरिंग होता है। तो न्यूज़पेपर वाला जो पार्ट है, शुरुआती दौर पे देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, करना चाहिए। लास्ट स्टेज में जैसे एग्ज़ाम बिल्कुल अप्रोचिंग है, उस समय पे क्या मैगज़ीन पे शिफ्ट हो सकते हैं? क्योंकि कई बार एस्पिरेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं। जी। सर बहुत लोगों से मैं मिला तो उसमें से कुछ डेली पढ़ने वाले हैं, कुछ बिना पढ़ने वाले भी हैं, कुछ मैगज़ीन भी पढ़ने वाले हैं। ये मतलब आपके टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम में, उस पे। अगर आपके पास बहुत कम टाइम है, तो आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स किसी मैगज़ीन से उठा के पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अभी फ्री हैं, इस बार का अगर प्रीलिम्स नहीं दे रहे हैं, क्वालीफाई नहीं हो रहे हैं, तो आप आराम से न्यूज़पेपर उठाइए, उसके एसआईआर के क्या न्यूज़ चल रहे हैं और बाकी चीज़ें क्या चल रही हैं, उनको पढ़िए। अब जो यूपी पीसीएस रहा उसका मेंस और यूपीएससी का जो मेंस रहा, इन दोनों मेंस से पहले अमेरिका के चुनाव हो रखे थे, ट्रम्प टैरिफ खूब लगा रखा था, हर तरफ ट्रेड वार चल रहा है। तो अब जब आईआर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनमें कहीं न कहीं एक एंगल में वो सेट कर लेता था। और ये इसलिए सेट कर पाता था कि मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, उसको होलिस्टिकली पढ़ा था और टाइम देके पढ़ा था, मतलब शुरू से कैसे इवोल्यूशन चल रहा है। ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले उसने क्या बयान दिया, बाद में उनका बयान कैसे चेंज हुआ और चाइना को लेके क्या पॉलिसी रही, इंडिया को लेके क्या पॉलिसी रही। तो ये चीज़ें जो हैं वो इवोल्यूशन फेज़ में होती हैं, एक दिन आप पढ़ के इसको डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो वो थोड़ा हेल्पफुल रहा मेरे लिए उस तरीके से। फिर इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आपको टैकल करना है, कई बार वो बड़ा फँसा के क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनका सही आंसर देने के लिए न्यूज़पेपर से आपके पास एक पर्सपेक्टिव आता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, तो न्यूज़पेपर ही एक ऐसा सोर्स है जिस पे हमें रिलाई करना चाहिए और टाइम नहीं है, फिर ये सारे शॉर्टकट्स हैं, कुछ भी आप अपना लो। एक ऐसी एडवाइस उन एस्पिरेंट्स को क्या देना चाहेंगे जो कि कई बार उन्होंने एग्जाम दिया है और वो फेल हो रहे हैं, डिसहार्टन हो रहे हैं कि इस बार करें कि ना करें, उनके लिए क्या एडवाइस है? सर मैं कहूँगा कि एक कोई हॉबी आप साइड बाय साइड डेवलप करते रहिए, ताकि वो आप जब भी प्रीलिम्स निकला, मेंस निकला, डैफ में भी डाल सकते हैं। साथ में वो हॉबी आपको हेल्दी रखने के लिए, आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए भी बड़ी ज़रूरी है। ये जर्नी इतनी लंबी हो जाती है और सेम कंटेंट को बार-बार रिपीट मोड पे पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हॉबी आपको बहुत हेल्पफुल होगी। आप रनिंग करो, दौड़ो, भागो, कूदो, बैडमिंटन खेलो, चेस खेलो, वीडियो गेमिंग करो, गाने सुनो, गाने गाओ, कुछ भी करो। लेकिन हॉबी साथ में डेवलप करते रहो। अगर आपका अटेम्प्ट एग्ज़ॉस्ट होने वाला है, तो मैं कहूँगा कि कुछ अपने स्टेट पीसीएस के भी एग्ज़ाम्स आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सेम लेवल की लगभग जॉब है। बस आप ग्रुप ए में यहाँ पे आते हो, वहाँ ग्रुप बी में आते हो। अदरवाइज़ काम तो उतना ही करना है, एक एसडीएम का भी वही काम होता है और डीएम का भी वही काम होता है। तो मैं कहूँगा हॉबी के साथ एक प्लान भी आप तैयार कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें लेके चलिए, बाकी पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, ये भी बड़ा ज़रूरी है सर।
एक पर्सनल क्वेश्चन आपसे ये है कि प्रिपरेशन का फेज शुरुआत में बड़ा ही टफ रहा आपका, शुरुआत जी। के जो 21, 22 और 23 के जो साल थे, तो उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ कि बहुत ही इमोशनल हो गए हों आप, या फिर ऐसा लगा हो कि घर से ऐसा लगा हो कि आप अकेले बिल्कुल फील कर रहे हैं, तो ऐसा कभी मौका आया? सर वो जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है जिस दिन उस दिन लाइक लगातार आप मतलब इनिशियल 21 वाले में 22 वाले में फेल हो चुके हो, तो शुरू में तो पहले एकदम ईगो आपका चकनाचूर हुआ, वो बड़ा डिसहार्टनिंग रहा। उसके बाद 23-24 में थोड़ी सी आदत सी हो गई थी लेकिन ये था कि जब मेरा 25 में यूपी पीसीएस का प्री हो रखा था, मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ और यूपीएससी का भी प्री निकला। अब मैं जुलाई में यूपी पीसीएस का प्री लिख के आ रहा हूँ। अब वो एक रात ऐसी थी कि मतलब पूरा सब कुछ बचा हुआ यूपी पीसीएस यूपीएससी का तैयार करने के लिए, पूरा ऑप्शनल मुझे जीरो से करना था और बाकी चीजें। तो वो एक रात थोड़ा सा इमोशनल में रहा कि करना कैसे आखिर, यहाँ से तो मैं हार मान लूँ यहाँ से, या फिर यहाँ से मैं अपने आप को इकट्ठा करूँ, अपने आप को जोड़ूं, समेटूं और फिर से जितना हो सकता है उतना करूँ। तो मैंने वो एक रात मैंने थोड़ा सा लो फेज था। नेक्स्ट डे मैंने टारगेट बेस्ड स्टडी की कि ऑप्शनल नहीं तैयार है, डेली 20 क्वेश्चन उठ कर रट्टा मार लेने हैं, कुछ भी नहीं करना है, पीवाईक्यूज उठाओ रट्टा मारो, देखा जाएगा मेन एग्जाम में क्या होगा। वो रटने की वजह से मेरा थोड़ा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया उसमें। बाकी जीएस पहले यूपी पीसीएस की वजह से तैयार था, फिर जाके मैंने एग्जाम लिखा, एकदम जीरो होप था कि इंटरव्यू कॉल आएगी, इंटरव्यू कॉल भी आ गई तो ऐसे होते हैं फेजेस, लो फेज आता है, हाई फेज आता है, लेकिन हार नहीं मानना है और जर्नी को डिसकंटिन्यू, मेहनत को डिसकंटिन्यू नहीं करना है। वो हर किसी के साथ है। सिलेक्टेड वाले ग्रुप में हर कोई अपनी स्टोरी बताता है, तो हर किसी ने सेम फेज से कुछ ना कुछ सीखा, बस उन्होंने मतलब क्विट नहीं किया। ये क्विट ना करने वाला जो माइंडसेट है ना, ये टॉपर्स को और जो क्विट करके जा चुके हैं उनसे डिफरेंशिएट करता है। एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन ये है आपसे कि ऐसा आपको कौन सी ऐसी बुक लगती है जिस पर जितने यूपीएससी के एस्पिरेंट है या फिर यूपीपीसीएस के एस्पिरेंट्स है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, जवाब थोड़ा ध्यान से दीजिएगा। तो सर मैं नाम नहीं लूंगा। एक तो कुछ मंथली मैगजीन्स आती है मार्केट में, उन पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने से अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है, एक इवोल्यूशन होता है इवेंट्स का। फिर मैं कहूँगा सर इकोनॉमी की एक किताब आती थी, वो प्रिंट आउट मोटी सी थोड़ी सी, उसमें सारे क्वेश्चन, सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बड़े हैफाजर्डली अरेंज्ड हैं। आप मतलब मैं मेडिकल बैकग्राउंड से था, फिर इकोनॉमी आके पढ़नी थी, स्कूल में भी नहीं पढ़ाया जाता यूजुअली। तो मतलब वो बड़ी ही मतलब डिस्ट्रैक्टिंग बुक है, मतलब नाम हर कोई टॉपर लेता है उस बुक की, लेकिन वो काम नहीं कुछ आती थी। प्रीलिम्स में मैं 4-5 क्वेश्चन उसके गलत ही करके आता था। एनवायरनमेंट की भी एक किताब ऐसी ही चल रही थी उस टाइम पे, वो भी मतलब कुछ भी नहीं कवर करती थी प्रीलिम्स का एस्पेक्ट, लेकिन लोग उसी का नाम ले रहे हैं, वो बिक रही है किताब मार्केट में धड़ल्ले से। तो ऐसी किताबें जो मतलब सही में यूजफुल नहीं है। क्या होता है ना कि सर प्रीलिम्स का जिस दिन एग्जाम होता है, रात में किताब एडिट हो जाती है, उनके सिलेबस में वो पॉइंट आ जाता है, उसके पहले वो क्वेश्चन नहीं होता है उस किताब में। तो ये थोड़ा सा मतलब मिस इन्फॉर्मेशन है कि ये हमारी किताब से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा होता नहीं है। वो पेपर आने के बाद उनकी किताब में वो कंटेंट आता है। तो ये कुछ किताबें हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाइए। तो वो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं लोग। जैसे आपने बताया था कि मल्टीपल सोर्सेज बहुत सारे होते हैं, तो उनमें से एक ही सोर्स है उसको फॉलो करना चाहिए, रिलीजियसली फॉलो करना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि बहुत सारी शॉप्स होती हैं, येलो बुक्स वहां पे पड़ी रहती है येलो बुक्स नाम लेना सही हाँ रहे तो बहुत सारी बुक्स हैं वहां पर, जैसे कि इसको हम लोग एज अ फॉर्डर मटेरियल बोल सकते हैं। जी। बहुत सारा ऐसा मटेरियल है जो कि हर साल प्रिंट आउट होते जा रहा है, स्टूडेंट्स को हाँ वहां से कैसे बचना चाहिए? सर मैं तो यही कहूंगा कि आपने जो भी कोचिंग की, जहाँ से भी जीएस को पढ़ा, वहां से आप 1 पेजर नोट्स बना लो। उसके बाद जो भी आपको पीली किताब, लाल किताब उठानी है मार्केट से उठाइए, उसको एक बार रीड करिए, कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट अगर आपको मिलता है तो वो लिख लीजिए। अदरवाइज बार बार उस सोर्स को बदलने की जरूरत नहीं है, आपका वो 1 पेजर ही सबसे बड़ा किंग मेकर साबित होगा। क्योंकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हूबहू उसको पेपर्स में से कुछ कंटेंट निकल के जाता ही जाता है उस टॉपिक पे। एसएचजी हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गए, कुछ भी क्वेश्चन आया, उनके चैलेंजेस आपको पता है, वे फॉरवर्ड पता है, कुछ फंडिंग वंडिंग का डेटा वेटा पता है, तो फिर कंटेंट तो आप वही लिखोगे, क्वेश्चन भले ही कुछ पूछ रहा हो प्रेशर ग्रुप के बारे में। तो आप मतलब कंटेंट अपना बना के रखे रहिए। बाकी कुछ नया आ रहा है, करंट अफेयर की कोई चीज आ रही है, तो वो चीजें ऐड कर सकते हैं उस पेज में, लेकिन रिसोर्स को चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहूंगा। मेरे केस में सर क्यूईपी का जो ये थीम वाला सेक्शन था वो था, और साथ में एमबीएस वाली मेंस बूस्टर सीरीज मिलती है। हाँ। तो क्यूईपी में
4-5 टॉपिक इंपॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वो कवर्ड होते हैं। इसके बाद जो सिलेबस पॉइंटर्स हैं उनमें जितने भी टॉपिक हैं वो एमबीएस में शॉर्ट फॉर्म में डेटा वेटा के साथ और डायग्राम के साथ है, तो मैंने उनका भी नोट्स बना रखा था, एक एक पेज का सब। मतलब ऐसा सिलेबस में कोई पॉइंट नहीं है जिसके बारे में आप कुछ पूछो तो मैं कुछ बता ना पाऊँ, ऐसा नहीं था कि मैं ब्लैंक नहीं हूँ। तो वो बड़ा हेल्पफुल रहता है कि आप सिलेबस के सारे पॉइंट पे एक बार एक कंटेंट अपना डेवलप कर लो जहां से भी आपने पढ़ रखा है, और साथ में कुछ करंट इवेंट हो रहा है उसको बस ऐड कर लो। बहुत भागने की जरूरत नहीं है, ये किताबें हर रोज छप रही हैं, रोज बिक रही हैं, उसका पीडीएफ देख लो, क्या जरूरत है। ये बात है। तो क्यूईपी ने काफी हेल्प किया आपको। क्यूईपी के साथ में जो वन पेजर नोट्स की बुक भी आती है हमारी, उससे भी हेल्पफुल रहता है काफी, क्योंकि कंसोलिडेट एक ही बुक में सारी चीजें एक पेज में दे दिया है। और साथ साथ जो हमारे पावर पेजेस हैं वो तो फिर से आ ही चुके हैं हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में। अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या ऐसा है कि यूपीएससी का एग्जामिनेशन अब थोड़ा सा टफ होता जा रहा है? सर अगर एवोल्यूशन देखा जाए तो 2014 के आसपास इन्होंने जो है सिलेबस वगैरह पूरा ओवरहॉल किया था, पूरा करिकुलम बदल दिया था। तो इनिशियल फेजेस में वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे, बुक से सीधे लाइंस उठ के आ रही थी। आज के टाइम पे आपको वैसे वन लाइनर्स बड़े मुश्किल से मिलेंगे, 2-4 अगर आ गए कहीं से तो आ गए, अदरवाइज वो यूपीएससी में एवोल्यूशन होता रहता है सर। 21-22 में मैं पूरी हिस्ट्री रट्टा मार के जाता था प्रीलिम्स के लिए, उससे एक क्वेश्चन नहीं आ रहे थे। अभी इस बार वाले में आप देखो, 25 वाले में देखो, हिस्ट्री के क्वेश्चंस फिर से आने लगे। कुछ सालों पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह आती थी, फिर बीच में अभी डिसकंटिन्यू हुई, इस बार वाले पेपर में फिर से कंटिन्यू हुई। तो आप जब 3-4 साल दे देते हो तो आप एक एवोल्यूशन देख रहे होते हो कि हाँ यूपीएससी इवॉल्व हो रही है। जो चीजें वो है लाइक 1990s में जो क्वेश्चंस पूछती थी वो क्वेश्चंस कई बार रिपीट होते हैं। तो यूपीएससी की जो साइकिल है वो मैं ये नहीं कहूँगा कि 10 साल की साइकिल है, इनकी साइकिल 20-25 साल की है कि वो पुराने ट्रेंड को लेके आते रहते हैं और फिर किस सब्जेक्ट को ज्यादा एम्फेसिस देना है ये बदलते रहते हैं। तो बच्चा जैसे पॉलिटी चलता था मार्केट में, पॉलिटी अच्छे से पढ़ लेते हैं, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस बार पॉलिटी के 4-5 क्वेश्चन है। तो अब ऐसे होता है कि सर 1-2 अटेम्प्ट में बच्चा थोड़ा सा हार मान जाता है कि मैंने जो पढ़ा वो तो आ ही नहीं रहा है, तो उसे लगता है चीजें डिफिकल्ट होती जा रही है। तो डिफिकल्ट नहीं हो रही है, इवॉल्व हो रही है, मैं ये कहना चाहूंगा। बाकी उनका जो पैटर्न है वो सेट है, वो चीजें रिपीट करते हैं, 4-5 साल की उनकी साइकिल चल रही है, उस पर वो चल रहे हैं। तो आप जो सब्जेक्ट नहीं पूछे जा रहे उनको भी उतना ही एम्फेसिस दीजिए जो पूछे जा रहे हैं। क्या एक एवरेज स्टूडेंट जो होता है वो यूपीपीसीएस का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, क्रैक करने का सपना देख सकता है? सर ये ऐसा एग्जाम है जो एकदम से इक्वलाइजर है। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आपकी इकोनॉमी कैसी रही है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी रही है, सोशल कंडीशन कैसी रही है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो जियोग्राफिकली, कुछ नहीं मैटर करता। इवन लोग अमेरिका में जो रह रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे आके प्रीलिम्स देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, तैयारी वो वहाँ कर रहे होते हैं। और कोई बंदा जो गांव में बैठा हुआ है वो एक लैंप जला के पढ़ रहा है, उसका भी सिलेक्शन हो रहा है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो खेतों में काम करते हैं, वो सिलेक्टेड हुए हैं, ऐसे लोगों को मैं जान रहा हूँ। तो सर ये एक इक्वलाइजर एग्जाम है, इसमें आपका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं मैटर करता, आप कहाँ से आते हो, कौन सा आपका ग्रेजुएशन रहा है। आप अगर पूरे मन से तैयारी करते हो ये एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक क्वेश्चन ये मान लीजिए कि आपका अभी तक एग्जामिनेशंस में नहीं हुआ है, और जैसे इस बार अगर आपका लास्ट अटेम्प्ट होता जी, तो आप किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं? क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कि बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन उनका हो नहीं रहा है, उनका लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। तो अभी अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी बताते हैं उन्हें तो क्या सकते हैं? सर अगर अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं और अटेम्प्ट एग्जॉस्ट भी होते जा रहे हैं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि आप मेंस में फंस रहे हो, इंटरव्यू में फंस रहे हो, प्रीलिम्स में फंस रहे हो। फिर अगर प्रीलिम्स में फंस रहे हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप थोड़ा एनालिटिकल एबिलिटी कम यूज़ कर रहे हो, जो कि मेंस के अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें एनालिसिस पार्ट ज़्यादा आता है। आजकल ये क्या करते हैं, यूपीएससी के प्री वाले क्वेश्चंस में भी पूरा पूरा पेज का जो क्वेश्चन है वो दे रहे हैं। तो वहाँ पे आपको थोड़ा काम रहना सीखना होगा, एनालिटिकल एबिलिटी को डेवलप करना होगा। वो चीज़ मेंस के पेपर लिखने से आती है, जब आप मेंस के क्वेश्चंस को अलग अलग डायमेंशन में सोच रहे होते हैं। तो मैं कहूँगा कि आप मेंस रेडी हो जाओ। मेंस में नंबर कम है, डाटा, एग्जाम्पल, केस स्टडीज, क्या चीजें कमी है आपके आंसर्स में वो देखो, स्ट्रक्चरिंग में कमी है, हाइजीन में कमी है, वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। और अगर प्रीलिम्स में है तो उसमें जो है मेंस की तैयारी बड़ी हेल्पफुल रहती है। मेंस का कंटेंट आज के टाइम पे अगर इन्फॉर्म्ड गेस की बात करें तो उसे लेने में हेल्पफुल है। मैं देखता हूँ सर क्वेश्चन जिस तरीके से आजकल आ रहे हैं और एथिक्स के क्वेश्चंस डाल रहे हैं ये जो प्रीलिम्स है, तो वो सर मेंस का कंटेंट आप तैयार करो, उसको सॉलिड तैयार करो, कमी जहां रह गई है उसको इम्प्रूव करो, और उसके बाद प्रीलिम्स भी साथ में बूस्ट करते रहो। और इंटरव्यू थोड़ा सा रैंडमनेस है,
तो उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलप रखना ज़रूरी है और साथ में कॉन्फिडेंट रहना ज़रूरी है, करंट अफेयर से अपडेट होना ज़रूरी है। तो कई लोग इंटरव्यू फेज़ में भी फँसते हैं, तो मैं कहूँगा सर कि कॉन्फिडेंस इज़ की इंटरव्यू फेज़ में। आप जो बोल रहे हैं उसमें बहुत कंट्रोवर्शियल नहीं होना है, न्यूट्रल होके चलना है, एक हेल्दी ओपिनियन उनके सामने रखना है, डिसीजन मेकिंग आपकी चेक हो रही है, आपका अप्रोच चेक हो रहा है, नॉलेज नहीं चेक हो रहा वहाँ। तो इस तरीके से अलग-अलग फेज़ पे अलग-अलग लोगों की कमी होगी, उसे दूर करना बड़ा ज़रूरी है। इन एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए लक कितना जरूरी होता है? सर अगर लक को रैंडमनेस को लक कहें इस एग्ज़ाम में, तो मतलब मुझे ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम ही लगते हैं। अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ, लोग पॉलिटी पढ़ के गए, पॉलिटी आई नहीं। हिस्ट्री लोग तैयार नहीं करते हैं, हिस्ट्री भर-भर के आ गई और ऐसी आई कि मतलब लोग कहीं स्टैटिक सोर्स से भी नहीं ट्रेस कर पा रहे हैं, केवल गूगल ही बता सकता है उसको अगर बता रहा है। तो ये तो लक ही है, लेकिन अब ऐसे केस में सर लक को जो बीट करता है वो आपका कूल एंड काम एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड काम आता है। फिर मेंस में आप जाते हैं तो मेंस में क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं, आप लिख तो दोगे, कुछ ना कुछ लिख के आओगे। फिर वो आपने बहुत अच्छी कॉपी लिखी है, वो किस टीचर के पास जा रही है, वो टीचर भी आपकी कॉपी सुबह चेक करेगा तो मुझे लगता है ज़्यादा नंबर आते हैं। हाँ। क्योंकि सुबह वो फ्रेश रहता है, शाम को वो एकदम बोर हो चुका होता है सेम क्वेश्चंस को पढ़ के। तो लक यहाँ पे भी तो है कि वो कॉपी आपको किस टीचर को मिली, किस टाइम पे मिली। इसके बाद इंटरव्यू में कई लोग ऐसे हैं सर, सेम बोर्ड होता है, वो इम्प्रूव कर जाते हैं। 110 नंबर से 125 नंबर 200 नंबर तक गए हैं लोग। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अलग-अलग बोर्ड्स में सेम नंबर ला रहे हैं। तो ये भी लक का ही गेम है, रैंडमनेस ही है। तो सर लक तो है, लेकिन वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो थोड़ा-सा काउंटर कर सकता है, लक को बैलेंस कर सकता है। लेकिन वो है, उसे मैं डिनाई नहीं करूँगा सर, मेरे ही केस में ऐसा रहा। हिंदी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपकी जो एक लास्ट एक सुझाव हो सकता है वो क्या हो सकता है कि क्योंकि हिंदी के एस्पिरेंट्स जो होते हैं उन्हें एक गाइड चाहिए होता है, एक मेंटर चाहिए होता है, आप उन्हें कैसे बताएंगे, क्या मेंटर करेंगे? सर मैं तो कहूँगा कि हिंदी के एस्पिरेंट जो हैं, वो कई बार रेगुलर नहीं होते हैं और ऑलरेडी वो हार मान के बैठे होते हैं कि इंग्लिश का ही सिलेक्शन हो रहा है, तो हमारा थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन अगर मैं कंटेंट देखूँ तो आज के टाइम पे मैंने अपनी कोचिंग में देखा, तो जो कंटेंट की क्वालिटी है, वो क्वालिटी इंग्लिश में भी सेम वैसी ही है जैसी हिंदी मीडियम वाली बुकलेट में है। तो कंटेंट की क्वालिटी और कंटेंट की अवेलेबिलिटी में अब कोई मतलब डिस्पैरिटी नहीं रह गई है, वो दोनों के लिए इक्वल है। आप मेहनत सेम करो। मैंने जो मेंस लिखा वो इंग्लिश से लिखा है, मैंने इंटरव्यू हिंदी से दिया है और इसके पहले मेरी स्कूलिंग हिंदी से हो रखी है। एमबीबीएस में मैं नया-नया सा गया था, वहाँ पे मैंने इंग्लिश टैकल किया। तो मतलब इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं है कि इंग्लिश का प्रभाव कि आप मतलब ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर सकते हो। आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अप्रोच करो, ये एग्ज़ाम आराम से निकाला जा सकता है। तो सूरज, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि जो नया एस्पिरेंट आता है, 12th क्लास उसने कर लिया है, अब उससे उसका सपना है बचपन से कि एग्जाम को क्वालिफाई करना है। साथ में अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो कि कॉलेज में है, अभी उनकी एज नहीं हुई है, क्वालिफाइड नहीं है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है एग्जाम देने के लिए, तो वो एस्पिरेंट्स क्या करें अभी? सर सबसे ज़रूरी है उस टाइम को यूटिलाइज़ करना सही तरीके से और एक सही फाउंडेशन कोर्स अगर कोई ले लेता है, तो वो टाइम अच्छे से यूटिलाइज़ हो जाएगा। मेरे केस में क्या रहा कि मैं इंटर्नशिप में जाके एकदम से श्योर हो पाया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ शिफ्ट करना है और अगर मैं पहले वो चीज़ डिटरमाइन कर लिया होता, तो मैंने कुछ कोर्स ले लिए होते, मैं थोड़ा टाइम बचा सकता था इधर जो मैंने 4-5 अटेम्प्ट दिए। तो एक अच्छा फाउंडेशन कोर्स जो है वो गेम चेंजर होता है क्योंकि आपका बेस बनता है, आपके जीएस के सब्जेक्ट तैयार होते हैं। आप अर्ली जो स्टार्ट है वो आपको हेल्पफुल रहती है। तो आज के टाइम पे तो मैंने सुना है कि सर क्यूईपी में भी कुछ फाउंडेशन कोर्स वगैरह स्टार्ट हो रहा है। हाँ। तो मुझे लगता है सर जो क्यूईपी का कंटेंट है अगर वो फाउंडेशन में थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करके आ रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है लोगों के लिए क्योंकि आप मेंस का कंटेंट यहाँ पे पढ़ोगे, आपने फाउंडेशन भी यहाँ से कर लिया। उसके बाद इंटरव्यू के लिए मुझे पर्सनली सर ने बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प किया। तो वो मतलब सर एक जगह पे एक प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आपके सारे सोर्सेज़ हैं और वो प्लेटफ़ॉर्म बहुत क्रेडिबल है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो आपको ईज़िली सेलेक्ट करा सकता है, आपकी जर्नी शॉर्ट कर सकता है, आपके एफर्ट को कम कर सकता है। तो सर फाउंडेशनल कोर्स एक ले, आदमी अपना टाइम बचाए, उसके बाद जल्दी से जल्दी प्री निकाल के मेंस पे वो शिफ्ट हो। क्योंकि मेंस ही ऐसा है जो सबसे क्रूशियल फेज है, सबसे बड़ा गेम चेंजर फेज है, जहाँ से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। तो जैसा सर ने बताया कि यूपीपीसीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है वो एम के यादव सर ने की गाइडेंस में स्टार्ट किया जा चुका है आईएसआर में। तो इससे भी हमारे यूपीपीसीएस के जो एस्पिरेंट्स हैं अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो सूरज, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे एस्पिरेंट्स
बहुत बड़े परेशान है कि भाई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, अपनी तरफ से एक सुझाव, एक मोटिवेशन के तौर पर उन्हें क्या दे सकते हैं? सर, एक एंकर डेवलप करना बड़ा ज़रूरी होता है अपनी लाइफ में, कि जब आप बहुत लो फ़ील कर रहे हो, तो उस एंकर को आप मतलब यूटिलाइज़ करो। आप कोई पोएम पढ़ सकते हो, कोई गाना अपना कर सकते हो, कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटी कर सकते हो। तो इस तरीके से अपनी लाइफ में एक एंकर आप डेवलप करो। मेरे लिए वो शिवमंगल सिंह सुमन जी थे, उनकी एक कविता थी कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले, यह भी सही, वह भी सही, वरदान माँगूँगा नहीं। तो जब भी मैं लो फ़ील करता था, तो मैं इस कविता को मन में दोहराता था। प्रीलिम्स के पहले मैं जब मतलब ओएमआर भरना है, उस टाइम पे एक बार सोच लिया, मेंस लिखने से पहले कॉपी मिल जाती है, तो उधर अपना नाम, रोल नंबर वगैरह भरने के बाद एक बार ये कविता सोच लिया। तो इस तरीके से आप अपने एक एंकर को डेवलप करिए, उसे अच्छे से यूटिलाइज़ करिए। तो ये बड़ा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम में, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने मोरल को बूस्ट रखने के लिए, ऊपर रखने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सूरज। इनका सिलेक्शन यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो, ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में जो कि तैयारी कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।